तो यहाँ पर एनपीएस की पाठशाला रोजाना हमारे शो में लगती है, जहाँ पर एनपीएस रिटायरमेंट प्रोडक्ट के तहत आपको कहाँ कैसे निवेश करना चाहिए, क्या फायदे हैं और किस किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, इन बारीकियों पर हम नजर रखते हैं। लेकिन आज बहुत खास चर्चा, हमारे साथ पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती भी जुड़ गए हैं और इनसे बातचीत करते हैं एनपीएस में क्या कुछ अब नया आया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपने शिरकत की, एक्सक्लूसिव बातचीत आप हमारे साथ कर रहे हैं। और क्लियरली अगर हम एयूएम की बात करें तो एनपीएस का जो एयूएम है, आपसे कुछ 9 महीने पहले ही बातचीत हुई थी जब 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया था और अब ये आंकड़ा 12 लाख करोड़ के पार जा चुका है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, जो सफ़र आपने तय किया है। लेकिन मुझे ये जानना है कि सब्सक्राइबर्स के लिहाज से, अब एयूएम बड़ा है तो सब्सक्राइबर्स के लिहाज से क्या कुछ बात आगे पहुंची है, उसके फिगर्स अगर आप बता सके तो कितने बड़े हैं? धन्यवाद कविता। अभी जैसे बात कर रहे हैं, अभी चलते हुए 12.3 लाख करोड़ एयूएम है और ये तो पार्टली क्योंकि मार्केट भी अच्छी कर रही है, इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहे हैं कि इक्विटी का जो रिटर्न है ये साल का एनुअल रिटर्न 30% से ज़्यादा है। सो ये चलते हुए एयूएम भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि ज़्यादा लोग एनपीएस में भी शामिल हो रहे हैं। पिछले साल हमने 9,70,000 लोगों को एनपीएस के साथ जोड़ा। सो ये चलते हुए ज़्यादा लोग आए और एनपीएस में अच्छा रिटर्न मिल रही है। दोनों चलते हुए कि जी कॉर्पस पे वृद्धि हो रही है। और हमारा अनुमान ये है कि इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हमने कुछ 15 लाख करोड़ का कॉर्पस का जो अनुमान लगाया है। ऑफ कोर्स ये सब डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे, मार्केट नॉर्मल रहें, नॉर्मल रिटर्न दें तो हम उस आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात जो होगी कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो एनपीएस में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इस साल का जो हमारा आंकड़ा है और अनुमान है करीब 11 लाख करोड़, उसके 11 लाख लोग इससे जोड़ सकते हैं। सर यहाँ पर अब क्योंकि 11 लाख सब्सक्राइबर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एयूएम को लेकर आपका क्या टारगेट होगा, जरा ये बताइएगा। 15 लाख करोड़। और इसको कब तक अचीव आप करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए 10 से 12 लाख करोड़ का जो सफ़र है वो तो केवल 9 महीने में तय हुआ है, लेकिन अब जो नया टारगेट आपने रखा है ये कब तक अचीव करना चाहेंगे? एंड ऑफ मार्च 2025। चलिए, और इसी के साथ साथ एक नया टारगेट आपने दिया है अपने आप को। लेकिन ये बताएं कि एनपीएस को नए प्लेयर्स इसमें जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेंशन फंड के विकल्प होंगे उतना निवेशकों के लिए भी अच्छा है। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फीचर्स जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं एनपीएस के तहत, ताकि इसको और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जा सके। न सिर्फ पेंशन फंड हाउसेस नए जुड़ रहे हैं, आपने नई तरह की स्कीम्स को भी लॉन्च किया है, सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल जैसे फीचर को भी इंक्लूड किया है। तो बताइएगा, सब्सक्राइबर सेंट्रिक फीचर्स और इनिशिएटिव जो एनपीएस के तहत उठाए जा रहे हैं इसको और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं सर? एक तो कविता आपने जो सही बताया, क्योंकि सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल जो चलाए हैं उसके चलते हुए लोगों को 60% जो लमसम विड्रॉल करना था वो करने का कोई ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली। सो वो लोग एनपीएस में जुड़े रहते हैं और उस पैसे को 75 एज तक उसमें यूज़ उसको कर सकते हैं और अपना जो एन्युटी है उसको डेफर कर सकते हैं 75 साल उम्र तक। तो तब उन्होंने एन्युटी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा स्कीम है। दूसरी बात आपने जैसे बताएं कि अभी हमने पेंशन फंड का भी चॉइस दिया, लोगों को मल्टीपल पेंशन फंड ले सकते हैं एंड मल्टीपल एन्युटी ऑप्शन भी ले सकते हैं कि जो 40% उनको एन्युटाइज करना पड़ता है उसमें मल्टीपल ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 टाइप का एन्युटी होता है कि कोई एन्युटी फॉर लाइफ ले सकते हैं, कोई एन्युटी फॉर लाइफ विथ पेमेंट ऑफ
प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो होता है, परचेज प्राइस जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी ले सकते हैं। सो इसके चलते हुए वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है। बिल्कुल सर, इन सब में से भी खास मेरे ख्याल से जो बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड है, जो इसको शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ये काफ़ी अहम है, ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी है। जिस तरह से हम इक्विटी बाजार के मूवमेंट भी देख रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, किस तरह से निवेशक इसमें पैसे डाल सकते हैं? क्योंकि देखिए, हम रिटायरमेंट की बात करते हैं जब भी एनपीएस जहन में आते हैं, और यहाँ पर आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड और तमाम तरह के विकल्प हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स है। जो नया एडिशन है बैलेंस लाइफ साइकिल का, इसकी क्या खासियत है और कैसे इसको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? जैसे कि हमने जिक्र किया अभी, क्योंकि एनपीएस में हमने काफी चॉइस लोगों को दे सकते हैं। ये तो जिन लोगों को जानकारी है, नॉलेज है, उनके लिए अच्छा हो सकता है, बट ये भी कभी लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या करें। उसके चलते हुए लोग इमीडिएटली डिसीजन इस बात पे नहीं लेते हैं। सो उसके लिए हमने कुछ लाइफ साइकिल फंड जो जोड़ रखे हैं, उसका जो प्रिंसिपल है कि आप जब यंग है तो आप ज्यादा इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न ज्यादा होता है। सो हमारा एनपीएस कॉर्पस में हम देखेंगे इक्विटी सिंस इंसेप्शन गिविंग ए रिटर्न ऑफ 13.8% पर एनम, तो अच्छा रिटर्न उसमें है। और एक बैलेंस फंड हम जिसमें देखेंगे इक्विटी और डेट का है। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है वो 9.5% रिटर्न एनुअली देती है। 9.5 बाई इटसेल्फ इज ऑल्सो बहुत ही अच्छा है। सो इसके चलते हुए हमने जो लाइफ साइकिल फंड ले लिए, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब आप यंग हैं आप ज़्यादा इक्विटी में जा सकते हैं, और जैसे उम्र बढ़ता चले तो इक्विटी का उसका कम कर सकते हैं, उसको डेट के तरफ हमने रीबैलेंस कर सकते हैं। पहले हमारे पास भी था, लाइफ साइकिल फंड थे। फॉर एग्जांपल LC50 जो है, उसमें क्या होता था कि आप 35 साल के उम्र के बाद वो टेपरिंग इक्विटी का जो है वो कम हो जाती थी। बट जो यंगस्टर है उनके पास डिमांड है कि भाई आप हमको इतना जल्दी क्यों इक्विटी से कम करवा रहे हैं। तो हमने अभी जो नया लाइफ साइकिल 50 फंड लाया है, इट इज ए बैलेंस फंड, कि शुरुआत करते हुए उसको 50-50 इक्विटी और डेट में रहेंगे। उसके बाद 35 के बजाय जो टेपरिंग शुरू होगा 45 पे शुरू होगा टेपरिंग। सो उसमें देखिए आपकी लाइफ साइकिल को हमने जो बैलेंस करेंगे, आपका वर्किंग एज कार्यकाल जो है 30 साल है, सो 15 साल आप रिस्क लीजिए, थोड़ा ज्यादा एक्यूमुलेट कीजिए, नेक्स्ट 15 ईयर्स में आपका रीबैलेंसिंग शुरू हो जाए, 10 ईयर्स में रीबैलेंसिंग शुरू हो जाता है। और 55 में हमने इसको फ्रीज कर दिया कि उसमें जो एंड पॉइंट कि लास्ट में चलते हुए रिस्क नहीं होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो इधर उधर से चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका जो चॉइस उस टाइम हो जाता है, जितना नंबर हो जाते हैं उस पे उसको टिक जाता है 60 तक। सो ये स्कीम हमने लाए हैं। तो अभी जो बैक एंड में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और इसको भी हमने काफी रिसर्च किया इस पे, और देखा कि रिस्क रिटर्न को बैलेंस करके कौन सा बढ़िया स्कीम हम कर सकते हैं। और ये जो है LC50 बैलेंस फंड वो सबसे अच्छा करके उभर के आ रहा है। तो इसको हमने नेक्स्ट क्वार्टर, बल्कि कि जुलाई सितंबर के अंदर, जैसे कि हमारा बैक एंड रेडी हो जाता है, हमने इसको लॉन्च करेंगे। सर, स्कीम को आपने इंक्लूड किया है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन साथ ही ओवरऑल अगर मैं पेंशन एसेट्स देखूं तो लगभग 47.7 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंचा है। और एनपीएस और एपीवाई की अगर मैं बात करूं, और एपीवाई में लगभग 1/4% जो हिस्सा है वो एपीवाई का है इस पूरे निवेश में, अटल पेंशन योजना का। मुझे आपसे ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और अवेयरनेस को लेकर किस तरह से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे अभी अपने और प्लान्स बताए हैं 15 लाख करोड़ का EUM और 11 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का, उसके लिए साफ तौर से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर भी बहुत आप काम कर रहे हैं। आपसे बात भी हुई थी पिछले दफ़े, तो क्या क्या उसमें एडिशंस है, क्या क्या नई स्ट्रैटेजी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप अपना रहे हैं ताकि ओवरऑल जो आपकी एसेट्स है वो आगे और बढ़े? कविता, देखिए इसका जो पहले का जो लोगों के मन में जो विश्वास था, क्योंकि पेंशन जिसके पास सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, जो वेजेस के लिए काम करते हैं,
उनके लिए है, कि जो फॉर्मल सेक्टर में है उनके लिए है। सो ये जो सोच विचार हम चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें देखिए जो एडवर्टीजमेंट वगैरह हमने डाल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि कोई स्मॉल बिजनेस में है वो भी ले सकते हैं, कोई होम मेकर है वो भी ले सकते हैं। सो इसी टाइप का हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ये मैसेज दे रहे हैं कि एनपीएस इज फॉर ऑल, इट इज फॉर द कॉमन पर्सन। कि पेंशन जो पहले आपका था इट वाज अ प्रिजर्व ऑफ की जो लोग सरकार में काम करते हैं या कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो ले सकते हैं। हम बोले नहीं, सब लोग इसको ले सकते हैं, ये एक ही बात है। दूसरी चीज जो है कि जो इंटरमीडिएट स्पेस है उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। उसमें देखिए पहले जो है कि आरआरबी जो है कि रूरल एरिया में कोई लोग हैं तो उनको एक्सेस नहीं था एनपीएस से, बल्कि हमारे पास डिजिटल एक्सेस है, वो तो कहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट जो फिजिकल एक्सेस था वो नहीं था। तो हमने अभी क्या किया कि आरआरबी को रिक्वेस्ट किया, उनका जो स्पॉन्सर बैंक है उनको बताया कि भाई आरआरबी को भी एनपीएस देना चाहिए। सो मैं भी आज चेन्नई में रिव्यू कर रहा था, इधर कुछ कपल ऑफ आरआरबीज थे, वो लोग पहले बार लोगों को एनपीएस ऑफर कर रहे हैं। सो वो इकोसिस्टम को हमने एक्सपैंड कर रहे हैं। और जैसे कि डिजिटल मोड है, यंगस्टर जो है ज्यादा डिजिटल प्रोसेस में है, सो बहुत डिजिटल कंपनी है, तो उनके माध्यम से हम ऑल्सो एनपीएस को और आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीरोधा ऑल्सो हैज लॉन्च्ड एनपीएस इन देयर कॉइन सिस्टम और व्हाटएवर दे कॉल इट। सो उसमें भी ये चीज जाके आगे बढ़ रही है। और तीसरी बात जो है हम की अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वी आर ट्राइंग टू रीच आउट पीपल। सर, इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर टियर 2 छोटे मझोले शहरों में भी पहुँच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक स्पेसिफिक सवाल मुझे पूछना है फीमेल पार्टिसिपेशन को लेकर, क्योंकि पिछली बारी आपसे बात हुई थी तो इस पर बहुत काम भी किया जा रहा था। कुछ खास आंकड़ों के पार्टिसिपेशन के कुछ फिगर्स अगर आप शेयर कर सकें। इतना ही नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इसका दायरा बढ़ाने को लेकर बहुत तवज्जो दी जा रही है। क्या उसको लेकर कुछ नंबर्स जिसका आप जिक्र कर पाएँ, जो आप पेश कर पाएँ सर? देखिए इसमें जो है अभी जो एनपीएस का बात कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट उसका आउटस्टैंडिंग नंबर जो है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लगभग 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उसमें जो है 92 लाख जो है वो गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर वो मिला के 56 लाख के ऊपर हैं। सो उसमें जो देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है 20 लाख है, और हमारा कोशिश ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का ये जो आंकड़ा बढ़े, बल्कि तो कॉर्पोरेट में हमारे काफ़ी ऑनबोर्ड किए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 16,000 कॉर्पोरेट हमारे साथ हैं। बट जो टेकअप रेट है, जो लोग उनका एम्प्लॉई है जो एनपीएस की तरफ जाते हैं, बहुत कम है। 5 से 10% तो कॉर्पोरेट से लोग जो है एनपीएस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ने इसको एक ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शनल है। तो वो इकोसिस्टम जो है कि जो कॉर्पोरेट आ गए हैं, उधर जो एम्प्लॉय के अंदर हम कैसे एनपीएस का उत्साह बढ़ाएं और उनका एक्सेप्टेंस और बढ़ाएं, उसके लिए भी हम डिजिटल आउटरीच कर रहे हैं। हमारा रिटायरमेंट एडवाइजर स्कीम है, हम उनको भी डिप्लॉय करते हैं उस हिसाब से। और जो पीओपी है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, उसको भी बोलते हैं कि भाई आप सेमिनार करो, नॉलेज दो लोगों को, टाउन हॉल इवेंट करो। सो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ। और दूसरी बार जो है हम भी ज़्यादातर मोर कॉर्पोरेट की इस सिस्टम में आए, उसका भी कोशिश हम कर रहे हैं। ऐसे कि नहीं कि बड़ा कॉर्पोरेट को टारगेट करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट तो हैं, मगर वो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे हैं उनके पास भी आउटरीच हम करते हैं। और कॉर्पोरेट बॉडी जैसे हैं कि जैसे एसोचैम, फिकी, सीआईआई विच आर देयर, तो उनका भी हम हेल्प लेते हैं कि भाई आप एचआर एंड उनके जो सीनियर मैनेजमेंट्स के हमारा बात कराइए, तो हमने कॉर्पोरेट में इसका एक्सेप्टेंस और आगे बढ़ाएंगे। और एक बात हमने किया है कि जो अभी जो पेंशन फंड हमारे हैं इकोसिस्टम में, बल्कि अभी 11 पेंशन फंड है, पीओपी है, तो उनका भी एक एसोसिएशन बनाया है। जैसे एम्फी है, आप देखिए म्यूचुअल फंड में जैसा है, सो एज ए ग्रुप ये लोग भी कुछ हमारा हाथ बटा सकते हैं और आगे इस बात का डिस्कशन कर सकते हैं।
सर बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर पेंशन फंड प्लेयर एसोसिएशन जो है उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन एनपीएस प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, क्या इसमें और नाम जोड़े जा सकते हैं डीएसपी के अलावा? और भी क्या कोई प्लेयर्स है जिनसे बातचीत चल रही है और उनको भी शामिल किया जा सकता है? नहीं, अभी तो 11 पेंशन फंड है। चलिए दीपक सर, जब भी आप शो में आते हैं बहुत सारी बातें आपसे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और एनपीएस को लेकर तमाम बातें हमारे साथ की, तमाम बारीकियां साझा की। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश को हम यहीं पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्योंकि एनपीएस की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अटल पेंशन योजना जो कि एक और निवेश का विकल्प रिटायरमेंट के लिए, यहाँ पर कैसे आप निवेश कर सकते हैं और कैसे एनपीएस और एपीवाई को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, विस्तार से बातचीत होगी ब्रेक के बाद।